नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक साथ कई मोर्चों पर भारत का स्पष्ट और सख्त रुख सामने रखा। हम आपको बता दें कि अमेरिका के साथ व्यापार, ईरान के हालात, वैश्विक घटनाक्रमों, चीन पाकिस्तान गठजोड़ और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले जैसे मुद्दों पर भारत ने न केवल तथ्य दुनिया के सामने रखे, बल्कि यह संदेश भी दिया कि दबाव और दुष्प्रचार से हमारी नीति नहीं बदलेगी। आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज क्या बड़ी बातें कही हैं। देखिए, आपको जैसा कि पता है, ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं। उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में, वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है, अभी तो कमर्शियल फ्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है, उनके हित में जो भी कुछ होगा उसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रैवल एडवाइजरी के जरिए हमने बताया कि कमर्शियल फ्लाइट्स का ऑप्शन का विकल्प लोगों के लिए है अभी, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक उनके हित की बात है, हमारे नागरिक हैं उनके हित की बात है, उनके वेलफेयर की बात है, जैसा कि मैंने कहा, जरूरत पड़ने पर जो भी नेसेसरी कदम, जो भी जरूरत की कदम होगी वो हम लोग उठाएंगे। हाँ, 10 लोग को हिरासत में लिया है लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था, और उनके लिए हम लोगों ने काउंसुलर एक्सेस मांगा है वहाँ सरकार से, और वहाँ के सरकार से भी हम लोग उनके भलाई के लिए और उनके हित के लिए लगातार संपर्क में हैं। और जब जैसे भी हम लोग को जैसे ही हमको काउंसुलर एक्सेस इन लोगों के बारे में मिलेगा तो हमको और विस्तृत जानकारी आपको हम दे पाएंगे। कादम्बरी, आपका सवाल था किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर जो हमारे नागरिक हैं उनसे संपर्क में हैं। भारतीय समुदाय के, जैसे मैंने बताया कि 9,000 लोग अलग अलग शहर में रहते हैं वहाँ पर, उनसे अलग अलग तरीके से हमारी एम्बेसी संपर्क में है और उनकी देखभाल कर रही है। थोड़ी दिक्कत है वहाँ पर अभी कई एक महीने में, लेकिन उसके अलावे हमारे लोग हैं वहाँ पर, एम्बेसी है, समुदाय के लोग हैं, और कई एक तरीके से हम लोग अपने नागरिकों के से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके देखभाल कर रहे हैं। Kalol, we have a long-standing partnership relationship with Iran. We are looking at closely following the developments that are happening. We're looking at the evolving situation, and we'll accordingly take our partnership forward. दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। नाउ yes, before you wanted to come in, I actually knew that there was a need for this. We have around 9,000 Indian nationals in Iran. They are mostly students, people connected with business, some professionals as well, pilgrims and seafarers. Given the situation there, we have issued a few advisories asking Indian nationals to avoid all travel to Iran, and Indian nationals who are already resident in Iran to leave Iran by available means, including commercial flights. We continue to closely watch
the unfolding situation there and will take all necessary steps for the welfare of our people. On the question of Chabahar, on 28th October 2025, as you are aware, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. Ishi, your questions regarding elections. On elections in Myanmar, we have said what our position is. We want that there be inclusive and fair elections in which all stakeholders participate. We understand, as you rightly said, and we've seen reports that 2 rounds of elections have been held. Further rounds will be held subsequently. We do have people who've traveled from India, but these are individuals who've gone there in their private capacity. Ayushi, on your first question was regarding External Affairs Minister's conversation. We did have, External Affairs Minister did have a conversation with the Iranian Foreign Minister. The Iranian Foreign Minister shared with him the developments that have happened in the recent past. On Shaksgam issue, we have already clarified what our position is, so I will refer you to our comments that we made in the last press briefing. On the visit of the International Department of CCP, their Vice Minister, the Vice Minister had a meeting with our Foreign Secretary. We have given details of the discussions that were held. Please refer to our press release in that regard. For a friend Keita, the Foreign Minister of Japan, as you know, that he's visiting India from 15th to 17th of this month. This morning he had a call on a Prime Minister, and thereafter he, along with the External Affairs Minister, participated in the 18th India-Japan Strategic Dialogue. As part of the discussions, both leaders, they reviewed the multifaceted relationship that we have with your country, and in that regard they discussed supply chain resilience in critical sectors, investment, trade, technology, innovation, defense, people-to-people exchanges, and also our cultural ties. Both leaders underlined the importance of further strengthening India-Japan special strategic and global partnership in keeping with the outcomes of the 15th annual summit that was held in Japan last year when our Prime Minister traveled there for it. You referred to artificial intelligence. This initiative was announced by the 2 Prime Minister, and today the ministers launched the AI dialogue, giving so as to give a coherent push to bilateral cooperation between the 2 countries in this particular sector. On economic security, as you would have seen in the opening remarks of our External Affairs Minister, this is an important issue of engagement between the 2 countries, not just for our economies, but for the economies of the world at large. Both sides also decided to convene the Joint Working Group on Critical Minerals under the Economic Security Initiative to advance our collaboration in the fields of rare earths and critical minerals. The 2 ministers also look forward to celebrating 2027, that is next year, as when we complete 75 years of our relationship with Japan. So we look forward to. There was also some conversation around cricket, as you would have seen. He presented a jersey of the Japanese cricket team, the Foreign Minister. So overall, a very good visit, and the visit still continues. So please, we'll update you with more details with the visit of our Japanese Foreign Minister. We understand that a film of this nature is being planned. Issues regarding filmmaking in India, as you are well aware, are looked after by relevant authorities, and as far as we are concerned, MEA has no role in this or in such ventures. Keshav, on the Secretary of State
conversation. Yes, trade was part of the conversation, as we have also put it out in our release. As I have said this on several occasions earlier as well, trade teams on both sides remain engaged with the objective of arriving at a mutually beneficial bilateral trade agreement. As I said, External Affairs Minister spoke to Secretary of State. This happened on 13th of January, and trade was one of the matters that was discussed between the two leaders. देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी विमान के संदर्भ पे नागरिक उड्डयन के संदर्भ में जो भी बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भी मसला है, उस जो हमारे अभी के जो एग्जिस्टिंग एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है उसके तहत में होगा। तो उस तहत एयर सर्विसेज एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखते हुए बात किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि इस प्रस्ताव पर क्या रुख, कैसे इसको आगे ले जा सकता है। Srinjoy, well, I've seen that, and you would have seen several reports that this particular exercise is being held at the invitation of South Africa, and several countries have joined. India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. Gautam, on your questions, we have close bilateral ties with Bangladesh, as you are well aware. Our High Commission officials routinely they meet with several interlocutors. Our interaction with the entity that you just mentioned should be viewed in that context. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।